नमस्कार साथियों, मैं मनीष गोयल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग कर रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान में संविधान वाली किताब और संविधान की किताब का अध्याय 7 संघवाद और संघवाद का आज लेक्चर नंबर 4 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और लेक्चर 4 में क्या डिस्कस करेंगे सर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों शक्ति विभाजन की। ये कौन सी शक्ति है और किसका विभाजन हो रहा है, इसकी चर्चा आज के लेक्चर में विस्तार से और विस्तृत में हम लोग करने जा रहे हैं। फिर सशक्त केंद्रीय सरकार, सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद। तो सवाल आता है जहां पर केंद्र सरकार मजबूत हो तो फिर वहां पर संघवाद कैसा। संघवाद का तो सर शुरुआत से ये सुनते हुए आ रहे हैं, जहां केंद्र और राज्य के पास समान शक्तियां हो उसे संघवाद कहा जाएगा। तो जहां केंद्र सरकार ही मजबूत हो गया तो फिर संघवाद कैसे। तो बच्चों आपके सभी जो डाउट्स है वो आज के इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। बात करें शक्ति विभाजन की, या हम जिसे कहते हैं पावर शेयरिंग। यहां पर हमेशा जब बात शक्ति की या पावर की आती है, मैं पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं और वापस एक ही बात कहता हूं कि यहां पे शक्ति कोई ये वाली नहीं है कि भाई बिल्कुल ही ताकतवर व्यक्ति होना चाहिए या पैसों वाली शक्ति की बात नहीं हो रही। यहां पे बात होती है राजनीतिक शक्ति की। और राजनीतिक शक्ति का मतलब यह होता है कि देश में क्या होगा क्या नहीं होगा इसका डिसीजन लेने की जो पावर होती है उसकी बात हम लोग करते हैं। और डिसीजन जो लिए जाते हैं वो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं और ये जो सरकार की पावर है इसको विभाजित करने का काम किया जाता है। और ये हम देखते हैं किस रूप में, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के रूप में किया जा रहा है। तो अब इस शक्ति का विभाजन हुआ, अब इस शक्ति का विभाजन करा गया तो किस प्रकार से करा गया। तो आज के हम इस टॉपिक में हमें यह पढ़ना है कि शक्ति का विभाजन 3 सूचियों के द्वारा करा गया। 3 लिस्टें बना दी गई बच्चों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 लिस्ट बना दी गई और तीनों लिस्टों में मेंशन कर दिया गया कि भैया आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये वाला काम है, ये वाले काम आपको करने हैं। ये कोई ऐसा नया टॉपिक नहीं है, आप लोगों ने क्लास 10th में अध्याय 2 जो संघवाद पढ़ा था पूरा उससे मिला जुला टॉपिक है। बस ये है कि हम थोड़ा सा डिटेल में और आगे जाएंगे, पर बाकी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूचियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। और मैं मान के चलता हूं कि ऐसा बिल्कुल अनजान बनकर के मत पढ़ना कि नहीं सर हमें तो कुछ आता ही नहीं है, और नहीं भी आता है तो क्लियर हो जाएगा। तो शक्ति का जो विभाजन करा गया वो 3 भाग में कर दिया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। ये क्या है, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हमारा जो मेन बात है वो ये जानना है कि किस प्रकार से भारत में जो केंद्र सरकार है वो किस प्रकार से मजबूत है। देखिए, अगर क्लास 10 तक की मैं बात करूं तो 6 to 10 क्या होता है, एक हमें बेसिक ओवरव्यू दिया जाता है कि साहब राष्ट्रपति जी के पास ये शक्तियां है, प्रधानमंत्री जी के पास ये शक्तियां है, ये काम होता है, इस प्रकार से होता है, ये सब कुछ। परंतु अब 11th 12th में जब हम आते हैं तो 11th 12th में हम हमारे सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो बच्चा पढ़ रहा है वो बिल्कुल उसमें एक्सपर्ट हो जाए। और एक्सपर्ट होने के लिए हमें जरूरी क्या है कि हमें हैंड्स प्रूफ वाली नीति अपनानी होगी। जैसे आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है ना, हैंड्स प्रूफ मतलब प्रूफ करना होगा कि किस प्रकार से केंद्र सरकार जो है वो किस प्रकार से केंद्र सरकार भारत में शक्तिशाली है, किस प्रकार से है। तो वो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू कर देते हैं आज की चर्चा को। शक्ति विभाजन, भारत के संविधान में 2 तरह की सरकारों की बात मानी गई है। तो भारत में 2 प्रकार की सरकारों की चर्चा करी जाती है और जो सरकारों का है इसको स्तर के रूप में देखेंगे। ठीक है, सरकार के स्तर। तो सरकार के भारत में कितने स्तर है बच्चों, 3 स्तर है, 3 लेवल है। पहली एक केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए, एक राज्य सरकार जो राज्यों के लिए, और उसके अलावा तीसरे स्थान पे आ जाती है स्थानीय सरकारें। उनके बारे में भी हम आगे के चैप्टर्स में चर्चा करेंगे। तो भारत के संविधान में 2 तरह की सरकारों की बात मानी गई है। 2 तरह की सरकारें कौन कौन सी है, पहली है संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार और दूसरी है बच्चों राज्य सरकार। आपको एक और बात बता दूं, जिस दिन मतलब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, उस दिन सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान में 2 प्रकार की सरकारों का ही जिक्र करा गया था। वो 2 प्रकार की सरकारें थी, या तो केंद्र सरकार, केंद्र का मतलब क्या है, पूरे देश के लिए होगी। इसको हम केंद्र सरकार भी कहते हैं, इसको हम लोग संघीय सरकार भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और यहां तक कि फेडरल गवर्नमेंट भी इसको कहा जाता है। और हिंदी में हम इसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार के नाम से जानते हैं। और दूसरी राज्य सरकार को प्रांतीय सरकारों के नाम से भी जाना जाता है। काफी जगह अगर आप पढ़ेंगे तो प्रांतीय सरकार आएगा। प्रांतीय सरकार कभी कभार कुछ बुक्स में कहीं इस्तेमाल भी कर लिया होता है क्षेत्रीय सरकार है। ठीक है, एक विशेष क्षेत्र की सरकार, तो क्षेत्रीय सरकारों का भी इस्तेमाल हो जाता है। पर जनरली अगर मैं अपने भारत में बात करूं तो हम राज्य सरकार ही यूज करते हैं और राज्य सरकार से ही हमें समझना है। इंग्लिश की बात करूं तो इसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है ना, इन चीजों पर चर्चा होती है। अब संघीय सरकार संपूर्ण राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए है।
संघीय सरकार किसी विशेष एक राज्य के लिए नहीं है, किसी एक विशेष एरिया के लिए नहीं है, वो संपूर्ण राष्ट्र पूरे देश के लिए है। केंद्र सरकार जो भी योजनाएं बनाएगी, केंद्र सरकार जो भी काम करेगी, वो पूरे देश के सभी लोगों को मान्य होंगे। और हमारे देश में जो सरकार बनती है वो कहां से बनती है? वो लोकसभा से बनती है। लोकसभा के चुनाव होते हैं और जिसको भी 50% से ज्यादा का बहुमत मिल जाता है या प्रचंड बहुमत जिनको मिल जाता है, वो पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। चुनाव कौन से होंगे? लोकसभा के होंगे। राज्य सरकारें प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए, अब हर राज्य की अपनी अपनी सरकार है। यूपी में भी सरकार है, ठीक है, यूपी की सरकार, राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, झारखंड की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, राज्यों की भी सरकार है, ठीक है। और यहां पे जो संपूर्ण राष्ट्र के लिए जो सरकार बन रही है उसमें कौन होगा? प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्री। और जो राज्यों के लिए सरकारें बन रही है उनमें कौन होगा? मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रिपरिषद होगा। तो वो प्रत्येक प्रांतीय मतलब हर इकाई के लिए, मतलब हर राज्यों के लिए होगी। और भारत में आज मौजूदा दौर में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोनों ही संवैधानिक सरकार हैं और इनके स्पष्ट कार्य क्षेत्र हैं। देखो, दोनों ही संवैधानिक सरकार हैं। जब भी कहीं बात यह आती है कि संवैधानिक अधिकार बात करते हैं हम कि ये संवैधानिक अधिकार है, हम बात करते हैं संवैधानिक सरकारें हैं या संवैधानिक प्रावधान है, इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि इसकी चर्चा संविधान में करी गई है। जब मैं कहता हूं कि यह मेरा संवैधानिक अधिकार है, मतलब यह मुद्दा, यह बात, यह विषय संविधान में लिखा गया है। जब यहां पे कहा कि ये दोनों ही सरकारें संवैधानिक सरकार है, मतलब दोनों ही सरकारों की चर्चा विस्तार से और विस्तृतपूर्ण में कहां करी हुई है? संविधान में करी हुई है। इन दोनों सरकार के अस्तित्व की गारंटी अगर कोई लेता है तो वो देश का संविधान लेता है। देश का संविधान कहता है कि केंद्र सरकार के किसी भी कार्य में राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी और राज्य सरकार के किसी भी कार्य में केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेंगी। इन दोनों के जो कार्य है वो कार्य क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट है। कार्य बिल्कुल बांट दिए गए हैं कि केंद्र का ये काम है और राज्य का ये काम है। केंद्र सरकारें ये काम करेगी और राज्य सरकारें ये काम करेगी। कौन सी शक्तियां केंद्र के पास होगी, ठीक है, कौन कौन सी पावर? अब पावर क्या है, मतलब कौन से काम केंद्र सरकार कर सकती है, ये संविधान में मेंशन है। कौन से काम राज्य सरकारें करेगी, ये संविधान में मेंशन है। अब कभी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के बीच में किसी प्रकार की अनबन हो जाती है तो जो निर्णय है, डिसीजन कौन लेगा? न्यायपालिका लेगी। न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार करेगी। अब देखो, न्यायपालिका, अब न्यायपालिका क्या करती है? संविधान खोलती है। अच्छा, केंद्र सरकार ये बोल रही है, राज्य सरकार संविधान में ये बात लिखी हुई है, दोनों चलो ये बात माननी है और ये मान लेना। और क्योंकि न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का व्याख्याकार है, ठीक है, संविधान की जो भी बात है उनको समझाने वाला है, तो न्यायपालिका की बात मानी जाती है और न्यायपालिका संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही जो डिसीजन होता है वो सुना देता है। संविधान में स्पष्ट व्यवस्था है। संविधान पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से एक स्पष्ट व्यवस्था करता है, कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं छोड़ता है। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो कार्य क्षेत्र हैं उनको डिवाइड कर देगा। भाई आपकी ये काम है, आपकी ये काम है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। और इन केस फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो एम्पायर के तौर पर न्यायपालिका है, न्यायपालिका के पास चले जाइएगा, न्यायपालिका आपकी समस्याओं को दूर कर देगी। शक्ति विभाजन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, अब यहां से धीरे धीरे ये चीज समझना शुरू कर देंगे हम लोग कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं आपको पावरफुल नजर आएगी। मैंने देखिए पहले लेक्चर में ही कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि शक्ति विभाजन करा गया, शक्ति विभाजन ही मुख्य आधार है संघवाद का, इसलिए भारत एक संघीय शासन वाला देश है, एक संघवाद वाला देश है। परंतु फिर भी यहां पर हम देखते हैं कि केंद्र सरकार थोड़ी सी मजबूत है। केंद्र सरकार क्यों मजबूत है? इस पे के.एम. मुंशी जी के विचार हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उन पे भी वापस चर्चा कर लेंगे। तो अब यहां से धीरे धीरे आप ये समझना शुरू कर दीजिए कि केंद्र सरकार किस प्रकार से मजबूत है। ये संविधान ने आर्थिक और वित्तीय शक्तियां केंद्र सरकार को सौंपी। देखिए, अब यहां पर बात को समझिए आप। आर्थिक और वित्तीय शक्ति, आर्थिक और वित्तीय शक्तियों का मतलब यह है पैसे टक्के वाला जितना भी काम है ना, वो सारा का सारा केंद्र सरकार के पास है, ठीक है, वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार के पास है, वही हैंडल करते हैं। जैसे हम कहते हैं वित्त आयोग बनता है, तो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी अपॉइंट जो करते हैं वो राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है ना। और राष्ट्रपति जी के बारे में हम कार्यपालिका वाले में पढ़ चुके हैं। तो आर्थिक और वित्तीय जितनी भी शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास है। मतलब हम कह सकते हैं जो काम करने के लिए जो सोर्सेज जो चाहिए, जो साधन चाहिए, उस पर जो अधिकार है वो किसका है? केंद्र सरकार का ज्यादा है। परंतु राज्यों के उत्तरदायित्व बहुत अधिक है पर आय के साधन कम है। अब राज्यों के पास क्या उत्तरदायित्व, राज्यों के पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत काम है, परंतु उनके पास आय के साधन, सोर्स ऑफ जो इनकम है ना, वो बहुत कम है बच्चों। सोर्स का इनकम बहुत कम है। परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे अगर ज्यादातर जो टैक्सेस होते हैं जो होते हैं उनमें दोनों सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार है, 50-50 करके चलती है कि भाई इतना आप लेंगे और इतना ये लेंगे, ठीक है ना। तो वो तो क्लियर। और देखिए एक बात कही जाती है
कि संघीय शासन व्यवस्था को सफल बनाने में ना राजनीतिक योगदान होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज किस प्रकार से बिहेव करती है, पॉलिटिकल पार्टियों का क्या योगदान रहता है, सरकारें मिलजुल करके काम करती है, जरूरी है, वो जरूरी है और उसी हिसाब से कर रहे हैं कि हाँ भैया इतना इतना टैक्स हम लोग बांट लेंगे। भारत के संविधान में अब किस प्रकार से शक्ति विभाजन करा गया, तो 3 सूचियां बनाई गई बच्चों, एक है संघ सूची, एक राज्य सूची और तीसरी है संवर्ती सूची। और इनमें आप लोग क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं, ऐसा कोई नया टॉपिक नहीं है, ठीक है ना, पर हम विस्तार में थोड़ा सा जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं संघ सूची की। संघ सूची को अगर इंग्लिश में कहूं तो मैं कहता हूं यूनियन लिस्ट। क्या कहा जाएगा? यूनियन लिस्ट। अब इस यूनियन लिस्ट में ऐसे मुद्दों को सौंपा गया है जो देश के लिए महत्वपूर्ण, ऐसे मुद्दे जो किसके लिए महत्वपूर्ण? देश के लिए महत्वपूर्ण। अब जो देश के लिए महत्वपूर्ण है तो देश के लिए, पूरे देश के लिए सरकार किसकी बन रही है? केंद्र सरकार बन रही है। तो ये संघ सूची में जो भी मुद्दे हैं उन पे कानून बनाने का, उन पे नीतियां बनाने का, उनकी योजना बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? केंद्र सरकार को है। देखिए संघ सूची, और हम संघीय सरकार भी कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा फेडरल गवर्नमेंट हम कहते हैं, तो संघीय सरकार भी। तो संघ सूची में जितने भी मुद्दे आएंगे उन पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा बच्चों? केंद्र सरकार के पास होगा। किसके पास होगा बच्चों? यूनियन गवर्नमेंट के पास होगा। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं सर बताइए? प्रतिरक्षा, डिफेंस। अब डिफेंस का कोई भी मैटर हो जाएगा तो केंद्र सरकार का है। कहीं से कभी अटैक हो गया तो हम राज्यों से पूछने नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री जी, वो उनका पास पावर है, वो अटैक करवा सकते हैं, ठीक है, वापस अटैक करवा सकते हैं। परमाणु ऊर्जा का, ठीक है, विदेशी मामले जितने भी होंगे वो केंद्र सरकार के पास होंगे। युद्ध और शांति को लेकर के जितना भी मुद्दा होगा वो केंद्र सरकार के पास होगा। बैंकिंग केंद्र सरकार के पास है, रेलवे केंद्र सरकार के पास है, डाक का जो है वो केंद्र सरकार के पास है, वायु सेवा केंद्र सरकार के पास है, बंदरगाह केंद्र सरकार के पास है, विदेश व्यापार, मुद्रा, ये सब क्या है? केंद्र सरकार के पास है। मुद्रा का एक उदाहरण, जब 500 और 1000 के नोट बंद करे गए 8 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो किसका फैसला था? केंद्र सरकार का फैसला था। राज्यों की सरकारों से थोड़ी बातचीत हुई है। और अगर हम मुद्रा केंद्र को नहीं सौंपते और राज्यों को सौंप देते तो सोचिए कि हर राज्य की फिर मुद्रा अलग होती तो काफी डिफिकल्टीज होती, ठीक है। तो जो मुद्दे, ऐसे मुद्दे जो देश के लिए महत्वपूर्ण हो, उन मुद्दों को किस में रखा गया है? संघ सूची में रखा गया है। आज आप लोगों के लिए काम यह है, आज का होमवर्क यह है कि संघ सूची में, राज्य सूची में और संवर्ती सूची में टोटल कितने विषय जोड़े गए हैं। आज के मौजूदा दौर में कितने विषय संघ सूची में हैं, कितने विषय राज्य सूची में और कितने विषय संवर्ती सूची में बच्चों, ये आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, इन विषयों पर सिर्फ केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है, तो इन विषयों पर कौन कानून बनाएगा? केंद्रीय विधायिका। और भारत की केंद्रीय विधायिका कौन है बच्चों? कौन है? संसद। कौन है बच्चों? संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट क्या है? भारत की केंद्रीय विधायिका है और विधायिका का क्या काम होता है? कानून बनाने का काम होता है। अब आप कहोगे सर कि आपने तो यहां पर कहा केंद्र सरकार, यहां केंद्रीय विधायिका, तो देखो ये जो बातें हम पहले के चैप्टर्स में क्लियर कर चुके हैं कि विधायिका से ही सरकार बनेगी, केंद्र सरकार बनेगी। और कोई भी कानून बनाना होता है ना, उसका पहले पूरा ड्राफ्ट जो तैयार करती है, जो विचार करते हैं कि ये कानून देश में बनना चाहिए और पूरे एक क्या क्या उसमें नियम होंगे, क्या नहीं होंगे, वो सब जो तय करती है वो केंद्र सरकार तय करती है। और सरकार में कौन है? प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल है। ओके, तो संघ सूची कंप्लीट। फिर बात करते हैं राज्य सूची। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट, स्टेट लिस्ट सर। और यहां तो सर पता ही चल जाएगा, राज्य सूची राज्य सरकार, ठीक है। अब यहां पे राज्य सरकार का मतलब राज्यों की जो विधायिका है वो। कृषि के मामले पे राज्य सरकार। देखिए, कृषि के मामले को लेकर के बहुत सी बार बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन रहता है। जब काफी लंबे समय तक किसानों का आंदोलन चला था और उसमें जो आंदोलन में जो विरोध था वो केंद्र सरकार का था कि केंद्र सरकार शायद तीन कोई कृषि के कानून लेकर के आई थी। और जब हम फिर पढ़ाते हैं तो बच्चे कहते हैं सर आप तो कृषि राज्य सूची में बताते हो, कानून केंद्र सरकार का था, मतलब संघ सूची का था। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, कृषि का बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा मैटर है, ठीक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसको कुछ जो पार्ट्स है ना वो शायद केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। कुछ मुद्दों पर शायद नहीं, मतलब है, ठीक है, कुछ मुद्दों पर केंद्र सरकार उस पर काम करती है, बाकी राज्य सरकार के पास है। इसका मतलब एक पूरा बहुत लंबा चौड़ा PDF है अगर आप लोग देखेंगे, परंतु उसका जो बेसिक आइडिया है वो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना। पर जो सूची में अगर इनकेस कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कृषि कौन सी सूची में, तो राज्य सूची में है। पुलिस राज्य सूची में है। जेल खाना, स्थानीय शासन में ये जितना भी प्रशासन है ये सब कुछ आ जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्य व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा, ये सब इसमें आ जाती है। इन विषयों पर सिर्फ प्रांतीय विधायिका ही कानून बना सकती है। तो जो प्रांत की विधानसभा है,
ठीक है। प्रांत की विधानसभा है, जो प्रांत की विधायिका है वही कानून बना सकती है। मैंने राजस्थान विधानसभा की एक तस्वीर आप लोगों को दिखाई है। अब बात करते हैं समवर्ती सूची पर। क्या, किस पे करेंगे? समवर्ती सूची। इसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। सर संघीय सूची में संघ सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार, समवर्ती सूची में स्थानीय सरकार, नगर निगम, नगर पंचायत। क्या मैं सही हूं सर? समवर्ती सूची सर स्थानीय सरकार, सर स्थानीय और सर समवर्ती सूची। सही है क्या सर? बिल्कुल गलत है आप। समवर्ती सूची में कौन आता है वो भी बताएंगे आपको, पर पहले मैटर देख लीजिए। शिक्षा, देखिए अब कृषि में आ जाइए। भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, भूमि के अलावा कोई भी ऐसी संपदा है जिसका हस्तांतरण कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो मुद्दा समवर्ती में है। वन का मुद्दा, मजदूर संघों का मुद्दा, सामानों में मिलावट, गोद लेना और उत्तराधिकार, ये सब समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची को थोड़ा सा विस्तार से समझिए। देखिए, संघ सूची में जितने भी मुद्दे उन पे केंद्र सरकार बनाए, राज्य सूची में जितने भी मुद्दे उन पे राज्य सरकार बनाए। केंद्र सरकार जिन जिन मुद्दों पे कानून बना सकती है उन पे राज्य सरकारें हस्तक्षेप ना करें, और जिन जिन मुद्दों पे राज्य सरकारें कानून बना सकती है उन पे केंद्र सरकार हस्तक्षेप ना करे। यही संघवाद की सही नीति है। फिर समवर्ती सूची को जोड़ा गया। समवर्ती सूची में ऐसे मुद्दे रखे गए जिन पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। मतलब अगर मैं कहूं, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। शिक्षा के मुद्दे पे केंद्र सरकार भी बनाए, राज्य सरकार भी बनाए। वन के मुद्दे पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार। गोद लेना, मतलब किसी बच्चे को गोद लेते हैं, वो उत्तराधिकार अगर आज मैं हूं, मेरे मरने के बाद मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरे पैसे, धन दौलत का कौन वारिस होगा, कौन अधिकारी होगा, तो वो सब कुछ दोनों बना सकती है, केंद्र सरकारें भी, राज्य सरकारें भी। परंतु अगर दोनों सरकारों के कानून में विवाद हो जाता है, दोनों सरकारों के कानून में यूं बिल्कुल नोकझोंक हो जाती है, तो कौन सा कानून माना जाएगा? केंद्र सरकार वाला माना जाएगा। तो यहां से धीरे धीरे अब आप समझना शुरू कर दीजिए कि केंद्र सरकार किस प्रकार से पावरफुल है। संघ सूची के सारे पावर केंद्र सरकार के पास, राज्य सूची के राज्य सरकार के पास, और समवर्ती सूची के दोनों के पास। परंतु जब झगड़ा हो जाए या किसी बात पर अनबन हो जाए या कानून को लेकर डिबेट छिड़ जाए कि किसका मानना है, तो फिर केंद्र सरकार के कानून के साथ ही जाना होगा। ठीक है, तो केंद्र और प्रांत दोनों की विधायिका इन मामलों पर कानून बना सकती है। तो ये अखिलेश यादव जी हैं, यूपी के सीएम रहे हुए हैं, और इनको कौन नहीं जानता, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो दोनों ही विधायिका, ठीक है, राज्य की विधायिका भी और केंद्र विधायिका दोनों ही कानून बना सकती है। परंतु अगर किसी प्रकार का कोई अनबन होगा तो हम केंद्र सरकार वाले कानून को मानेंगे। उसके बाद आ जाता है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियों को इंग्लिश में कहा जाता है रेजिड्यूरी पावर। देखो, अब क्या हुआ कि संविधान में 3 सूचियां बना दी गई, पावर को बांट दिया गया केंद्र में और राज्यों के बीच में। परंतु समय के साथ अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब बाकी रह गई, और मतलब कुछ मैटर से जोड़े गए, और जो बाकी रह गए अब उनका क्या? जो बाकी रह गए वो अवशिष्ट हो गई। जो भी बाकी रह गया वो अवशिष्ट, जो तीनों लिस्टों में नहीं आई वो अवशिष्ट है, वो रेजिड्यूरी, वो बाकी रह गया, वो जो बचा कुचा हम लोग कहते हैं ना, वो सब कुछ। तो अब ये जो बचा कुचा जो भी मुद्दा रह गया उस पर कानून कौन बनाएगा? इनमें वे सभी मामले शामिल हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं हुआ। अब कोई ऐसा मैटर हो जिनका उल्लेख किसी भी सूची में ना हुआ हो, तो उन पर कानून कौन बनाएगा? तो उन पर कानून बनाएगी केंद्रीय विधायिका। कौन बनाएगी? केंद्रीय विधायिका उन पर कानून बनाएगी। अब आप सवाल पूछ रहे होंगे, 2 सवाल होंगे, सर एक उदाहरण दीजिए। जैसे कि मैं अगर बात करूं साइबर लॉ की, ठीक है, साइबर लॉ की मैं अगर बात करूं। दूसरा सवाल यह है कि सर जोड़ नहीं सकते क्या? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में किसी में जोड़ तो सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ज्यादा कम सब्जेक्ट्स हुए हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। परंतु फिर भी जो कुछ भी बाकी कुछ रह गया वो सब में केंद्र सरकार के पास ही शक्तियां होंगी। तो हमने 3 प्रकार की सूचियां और 1 प्रकार की अवशिष्ट शक्तियां पढ़ी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों क्लियर। अब बात कर लेते हैं सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद की। भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल तथा अनेक विविधताओं और सामाजिक समस्याओं से भरा है। देखिए, भारत पूरा एक महाद्वीप की तरह है। महाद्वीप क्या होता है? कॉन्टिनेंट, ठीक है। जैसे आज पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है, ठीक है। इसी प्रकार से भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत को उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? देखो, मैंने पहले के लेक्चर्स में भी डिस्कस करा है। अगर एक्चुअल में जो जितने भी ये महाद्वीप बने ना, उनमें जो फिजिकल बाउंड्रीज है, जैसे पहाड़ के हिसाब से अलग कर दिया, यहाँ से पहाड़ निकल रहा तो ये एक अलग महाद्वीप, ये एक अलग महाद्वीप, यहाँ से नदी निकल रही है, यहाँ से सागर है। तो इस प्रकार से अगर आप इंडिया को देखते हैं तो इंडिया के यहाँ पर हिमालय, और हिमालय के से ऊपर वाला इलाका अलग और इधर का इलाका, इसमें मतलब भारत, पाकिस्तान,
नीचे के यहाँ के कंट्रीज में तो पूरा एक पूरा लगता है, जैसे पहले के समय तो वो पूरा सब कुछ एक ही था, ठीक है, तो अब वो पूरा एक लगता है, तो ये एक अलग ही महाद्वीप की तरह लगता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप भारत के लिए इस्तेमाल करा जाता है। तो भारत पूरा एक उपमहाद्वीप की तरह, महाद्वीप की तरह विशाल है, मतलब बहुत बड़ा है और अनेक विविधता है, और भारत में बहुत ज्यादा विविधता है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग उनका पहनावा, खाना पीना उनका अलग अलग है, ठीक है, और कुछ सामाजिक समस्याएं भी, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं भी, ठीक है, भाषा के आधार पे कभी लोगों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कभी जाति के आधार पे लड़ाइयाँ हो जाती है, कभी धर्म के आधार पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कभी और किसी मुद्दे को लेकर के लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो सामाजिक समस्याएं भी हैं, अनेक विविधताएं भी हैं और कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं भी हैं। तो अब देखिए फिर क्या है संघीय संविधान। अब जो हमारे संविधान निर्माता है, संविधान निर्माता संघीय संविधान चाहते हैं और शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना, दोनों के पीछे कारण बताता हूं। देखो, अब हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको पता था भाई हमारे देश में बहुत ज्यादा विविधता है, ठीक है, तो वो एक संघीय संविधान चाहते थे। संघीय संविधान का मतलब क्या होगा, जहां पर केंद्र और राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होगी। अब ये संघीय संविधान जरूरी क्यों है, देखो अगर मान लीजिए आज अगर पूरे देश में एक ही सरकार होती, पूरे देश में एक ही सरकार होती, तो क्या होता कि जिनकी कल्चर अलग है, जिनकी विचारधाराएं अलग है, तो शायद हो सकता है मैच नहीं हो। जैसे आज मान लीजिए दक्षिण के जो लोग हैं, दक्षिण भारत के जो लोग हैं, वो हिंदी को एज अ लैंग्वेज नहीं अपनाना चाहते, वो अपनी जो लोकल लैंग्वेज है वो और इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। अगर हम राज्य सरकारें नहीं बनाते और वहां के राज्यों से प्रतिनिधित्व नहीं पहुंचता लोकसभा में कि भाई उनको भी लगता है कि हमारे में भी इफेक्ट हो रहा है सरकार बनने में, अगर ऐसा नहीं होता, अगर केंद्र सरकारें राज्य सरकारें अलग अलग नहीं बनती, तो उनको लगता कि हमारी विविधता, हमारी संस्कृति को क्या है, खतरा है, ठीक है। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि श्रीलंका में क्या हुआ था, जो तमिल समुदाय है उनके साथ गलत हुआ, सिन्हाला ने पूरा का पूरा वर्चस्व जमा लिया। तो भारत के संविधान निर्माता चाहते थे कि एक संघीय संविधान हो जो इन विविधताओं को समेट सके, मतलब सारी की सारी विविधताएं उसमें आ जाए, सबकी सब विविधताओं को जोड़ करके रखे, सबके सब सारे के सारे लोग अपना ले। तो सबने अपनाया भारत के संविधान को, क्या दक्षिण, क्या उत्तर, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, सभी ने अपना लिया, ठीक है, सारी विविधताओं को उसमें समेट लिया। राज्य सरकार, अब राज्य सरकार में हम जिस राज्य से हम जो पार्टी हमारे लिए अच्छा कर सकते हैं उसको वोट देकर के जिताएंगे। केंद्र में चाहे किसी को जिताए, राज्य में किसी को जिताए, कोई फर्क नहीं। तो विविधताओं का यहाँ पे सबका सम्मान हुआ। परंतु दूसरी तरफ यह भी चाहते थे हमारे संविधान निर्माता कि शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना हो। एक तरफ संघीय संविधान जहां पे केंद्र सरकार राज्य सरकारें भी दोनों हो, और एक तरफ शक्तिशाली केंद्र सरकार भी होना चाहिए। अब शक्तिशाली केंद्र सरकार क्यों, जो विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रख सके और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन ला सके। देखो यहां पर हमने दो मुद्दों पर बात करी, विविधताओं पर और सामाजिक समस्याओं पर। विविधताओं के लिए तो संघीय संविधान जो कि विविधताओं को समेट सके, और जो सामाजिक समस्या, देखो विघटनकारी प्रवृत्तियां, कुछ ऐसी चीजें जो विघटन, जो तोड़ने का काम करे, उन पर अंकुश लगाए, ठीक है, उन पर कंट्रोल कर सके। भाई केंद्र सरकार का मजबूत होना जरूरी है। मैं के एम मुंशी जी की बात याद दिला देता हूं आपको। के एम मुंशी जी ने क्या कहा था कि जब तक भारत पर एक राजा का शासन था तो बाहर से लोग आकर के आक्रमण नहीं कर पाए, परंतु जब हम राज्यों में बट गए, अलग अलग राजाओं ने अपने राज्यों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो बाहर से आक्रमणियों ने आक्रमण कर दिया। तो उसी प्रकार से केंद्र सरकार का मजबूत होना जरूरी है, जो किसी भी परेशानी में पावर को होल्ड कर करके सबको एक करके साथ चल सके। तो यहाँ पे कोई भी विघटनकारी प्रवृत्ति हो उस पर केंद्र सरकार अंकुश लगा सके, इसलिए केंद्र सरकार का मजबूत होना जरूरी है, और सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन ला सके, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन ला सके, सोशल और पॉलिटिकल जो चेंजेस है वो ला सके। अगर हमने केंद्र सरकार को मजबूत नहीं बनाया, अगर हमने राज्यों को ज्यादा मजबूत बना दिया, राज्यों को ज्यादा शक्तियां दे दी, तो हो सकता है कि कल को कोई राज्य बोले कि हाँ नहीं हम तो ये सामाजिक परिवर्तन कर देंगे, परंतु कल को दूसरी राज्य सरकार बोले ना ना हम तो ये सामाजिक परिवर्तन को नहीं मानते, हम तो नहीं करेंगे। तो परंतु फिर केंद्र सरकार चाहे कि सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन होना चाहिए तो वो लेकर के आएंगे, और वो नहीं चाहते हैं तो वो नहीं लेकर के आएंगे। शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना। अब देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा वाई शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना क्यों, आइए जानते हैं। देश की एकता बनाए रखने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट देश की एकता बनाए। देखिए केंद्र सरकार जब बनती है, मैंने पहले भी कहा कि जैसे लोकसभा में तो हर राज्य से कुछ सीटों का अनुपात है, तो वहां से, अब जैसे तमिलनाडु से जरूरी नहीं कि जो बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी कांग्रेस इन्हीं के ही लोग जीत करके जाए, हो सकता है तमिलनाडु के जो लोग हैं वहां की जो लोकल पार्टी है
उसी को वोट दे कि नहीं साहब हम तो इसी पार्टी को वोट देंगे। हो सकता है कि गुजरात की कोई लोकल पार्टी तो वो उसी को वोट दे, तो वहां उन राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो भी पहुंच जाता है। दूसरी बात है, जब भी सरकार बनती है ना, तो सरकार का मुखिया जो होता है प्रधानमंत्री, वो हमेशा ध्यान रखता है कि सभी जाति वर्ग के लोग मेरे मंत्रिमंडल में होने चाहिए, सभी धर्म वर्ग के लोग मेरे मंत्रिमंडल में होने चाहिए, पुरुष भी हो महिला भी हो, और यहां तक कि एरिया का भी ध्यान रखा जाता है कि भाई अपन ने दक्षिण से 2 मंत्री बनाए हैं, नहीं तो कल को दक्षिण वालों को नहीं लगना चाहिए हमारा तो कोई मंत्री नहीं। उत्तर पूर्वी इलाके से भी 1-2 मंत्री लिए हैं कि हाँ भाई ध्यान रहे कि हमने सबका ध्यान रखा है। तो पूरा गठन सरकार का, लोकसभा का गठन इसी प्रकार से होता है कि सब एक होकर के रहे। तो यहां पे देश की एकता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार जरूरी है। सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान, तो मैंने क्या कहा, सामाजिक और आर्थिक जो समस्या उनका समाधान करें और इसमें राज्यों का सहयोग प्राप्त हो। देखिए राज्यों का सहयोग तो जरूरी है, ठीक है। मैंने क्या कहा, संघवाद आपसी विश्वास की बात है, आपसी विश्वास हो केंद्र सरकार का राज्य सरकार पर, राज्य सरकारों का केंद्र सरकार पे, और सहयोग से ही काम हो सकता है। गरीबी, निरक्षरता और आर्थिक असमानता आदि कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनका समाधान के लिए नियोजन और समन्वय बहुत जरूरी है। तो देखिए गरीबी, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, निरक्षरता मतलब जिनका शिक्षा ना हो, आर्थिक जो असमानता है, ऐसी समस्याएं थी जिनका समाधान करने के लिए नियोजन। नियोजन का मतलब क्या होता है, प्लानिंग। समन्वय का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। देखिए प्लानिंग की भी जरूरी है, प्लानिंग की भी जरूरत है और समन्वय की भी जरूरत है। ये 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्लानिंग तो क्या होगा, प्लानिंग तो केंद्र सरकार को करनी है कि हाँ भैया देश में ये चीज ऐसे है, गरीबी को हम ऐसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे पोलियो का बीमारी का, ठीक है। पोलियो का आज भारत पोलियो मुक्त भारत है, ठीक है। तो प्लानिंग चली केंद्र सरकार से कि हाँ भाई ये योजना है, परंतु कोऑर्डिनेशन, समन्वय का मतलब मैं आसान भाषा में कहूं, तालमेल होना बहुत जरूरी है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है कि हाँ भैया ये पोलियो मुक्त भारत हमें बनाना है, तो पोलियो के टीके राजस्थान में भी लगवाए जाए, मध्य प्रदेश में भी लगवाया जाए, कर्नाटक केरल में भी लगवाया जाए। तालमेल जरूरी है, तो नियोजन भी होना चाहिए और समन्वय भी होना चाहिए। कुछ ऐसी समस्या है जिनके समाधान दोनों के मिलने से ही होंगे, जिसमें नियोजन, प्लानिंग भी हो और तालमेल भी हो। ये कब पॉसिबल होगा, जब केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर के काम कर सके। परंतु कुछ थोड़ा सा अधिक पावरफुल हमें केंद्र सरकार को बनाना होगा, जिससे कि वो थोड़ा दबा कर करके राज्य सरकार को कह सके नहीं देखिए ये काम तो करना पड़ेगा, ये राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है, ये काम आप करिए। संवैधानिक प्रावधान जो सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करते हैं। अब ऐसे कौन कौन से प्रावधान है भारत के संविधान में जो केंद्र सरकार को मजबूत बनाते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो राज्यों की भौगोलिक स्थितियां हैं उसमें किस प्रकार से केंद्र सरकार मजबूत है। किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण है। देखो आज ये वाला राज्य है, कल को संसद को लगता है कि ये वाला एरिया भी इस राज्य में मिला दो, मिला सकते हो, नो डाउट, बिल्कुल मिला सकती है, संसद मिला सकती। लगता है कि इस राज्य से 2 राज्य बना दिए जाए, संसद मिला सकती है। जैसे मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, संसद के अधीन। किसी भी राज्य का अस्तित्व, ठीक है, वो केंद्र सरकार मतलब संसद के अधीन है। भौगोलिक सीमाएं कभी भी बड़ी छोटी, उसका कम ज्यादा, ये केंद्र सरकार संसद कर सकता है। उसके अलावा किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन बिल्कुल कर सकता है, संसद कर देगा कि भाई आज से इस जगह का जो नाम है वो ये परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। 2014 में आप देखिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना बना, संसद की पे बना। पर अब आप कहोगे सर यहाँ तो मतलब राज्य के अस्तित्व पर ही बात उठा दी, तो यहाँ तो कुछ तो थोड़ी बहुत तो पावर राज्यों को देनी चाहिए थी, बिल्कुल दी है। पर इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान पहले प्रभावित राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देता है। देखिए एक्चुअल में क्या है कि जब कभी भी अगर राज्यों से, एक राज्य से 2 राज्य बनाए जाते हैं या किसी छोटे राज्य को बड़े में मर्ज करा जाता है, मिलाया जाता है, जो भी अगर कोई भी प्रक्रिया होती है, तो वहां पर जो राज्य का जो विधानमंडल है, जो वहां की विधानसभा, विधान परिषद है, उनसे भी विचार विमर्श किया जाता है। परंतु एक बात आपको बता दूं, ये विचार विमर्श थोड़ा सा औपचारिक रूप से है, ठीक है, पर मुख्यतः वो संसद के अधीन है। अगर संसद ने विचार कर लिया है तो वो काम होगा ही होगा, परंतु फिर भी पावर राज्यों को दी गई है। अब आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन वाले में क्या क्या पावर है वो देख लेते हैं। देखिए इमरजेंसी वाला टाइम आता है, इमरजेंसी अपन ने पढ़ रखी, 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। कौन से कौन सा अनुच्छेद के बीच में बच्चों, आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 के बीच में आपातकाल है। अब आपातकाल का जब समय आता है तो आप सभी को पता है कि आपातकाल के समय में सारी की सारी जो पावर है वो किसके पास चली जाती है, केंद्र सरकार के पास चली जाती है। संसद उन विषयों पर कानून बना सके जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मतलब आपातकाल का जब टाइम रहेगा, इमरजेंसी का जब टाइम रहेगा, तो संसद, अब देखिए संसद शब्द आ रहा है, परंतु मेन जो एक्टिंग पावर है वो किसकी है,
केंद्र सरकार की है उसको बिल्कुल क्या करना है, क्लियर हम लोगों को करना होगा। संसद उन विषयों पर कानून बना सके जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र पे हैं, तो संसद उन विषयों पर भी कानून बना देगा जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में, मतलब जो राज्य सूची में। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते हैं, संघ सूची पे बनाएगा, परंतु जब आपातकाल का दौर चल रहा है तब वो राज्य सूची पर भी कानून बना देगा। और ये जो अभी नया संसद भवन बना है उसकी तस्वीर। अब सामान्य स्थितियों में जब आपातकाल की स्थिति ना हो और नॉर्मल स्थितियां हो तब भी केंद्र सरकार कैसे मजबूत है वो जान लेते हैं। वित्तीय शक्तियां और उत्तरदायित्व, ठीक है, शुरुआत में अपन ने चर्चा करी थी आर्थिक और वित्तीय शक्तियां हैं वो किसके पास ज्यादा है, केंद्र सरकार के पास ज्यादा है। तो वित्तीय शक्ति और उत्तरदायित्व जो है वो किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। इनकम के जितने भी जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज है कि भैया यहां से ज्यादा आय हो सकती है, उन पे कंट्रोल किसका है, केंद्र सरकार का है। राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित है। देखो अब कुछ थोड़ा बहुत टैक्स सिस्टम ये सब में राज्य सरकारों को दिया जाएगा, परंतु किसी भी प्रकार का अनुदान या वित्तीय सहायता, मतलब राज्यों को कोई मदद चाहिए, ठीक है भाई हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, ठीक है कोई मदद चाहिए, तो उसके लिए वो केंद्र सरकार पर डिपेंडेंट है। केंद्र सरकार को बोलेंगे साहब हमें 50 करोड़ रुपए की जरूरत है, इस राज्य में ये विकास का कार्य करवाना है, इसके लिए हमें प्लीज थोड़ा सा पैसा देने की जरूरत करे। तो राज्य अनुदान और वित्तीय सहायता किससे, केंद्र सरकार पर डिपेंडेंट है, केंद्र सरकार पर आश्रित है। तो इसलिए हमें यहां से पता चलता है कि वित्तीय शक्तियों में सामान्य परिस्थितियां भी रहेंगी, जब कोई आपातकाल नहीं, कोई समस्या नहीं, उस समय भी केंद्र सरकार मजबूत रहेगी। अब देखिए दूसरा एक पहलू ये पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत 1947 में आजाद हो गया, और 1947 में आजाद होने के बाद हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया। इसमें नो डाउट आप लोगों ने पढ़ी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत 1950 में एक योजना आयोग का गठन करा गया बच्चों। किसका, योजना आयोग का, योजना आयोग का, जिसे हम कहते हैं प्लानिंग कमीशन। उस प्लानिंग कमीशन का जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। तो योजना आयोग का गठन करा गया, और योजना आयोग किस लिए, नियोजन करने के लिए, प्लानिंग बनाने के लिए कि पूरे देश में हम किस प्रकार से देश का विकास कर सकते हैं, किन मुद्दों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करने के लिए योजना आयोग बनाया गया। अब इस योजना आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो कौन है, प्रधानमंत्री ठीक है, मतलब पावर किसके हाथ में है, केंद्र सरकार के मुखिया के हाथ में। आर्थिक फैसले लेने की ताकत केंद्र सरकार के हाथ में, क्योंकि ये जो योजना आयोग बना वो किसका था, केंद्र सरकार का ही तो है, ठीक, उन्होंने ही बनाया, तो केंद्र सरकार के हाथ में आर्थिक फैसले लेने की ताकत आ जाएगी। परंतु ये बात ध्यान रखिएगा 2015 के बाद इस योजना आयोग को हटा दिया गया और उसकी जगह क्या बन गया है, नीति आयोग बन गया है, ठीक है। मोदी जी ने योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग लेकर के आ गए हैं। सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है सब कुछ ऑलमोस्ट सेम सा है कि यहाँ भी जो मुखिया रहेंगे वो प्रधानमंत्री जी रहेंगे। मतलब आर्थिक फैसले लेने की जो ताकत है वो किसकी है, केंद्र सरकार की है। योजना आयोग राज्यों के संसाधन प्रबंधन की निगरानी करता है। अब जो योजना आयोग है, कौन से राज्य के पास कौन कौन से संसाधन है, ठीक है, वो किस प्रकार से उनको प्रबंध, मतलब उनको किस प्रकार से मैनेजमेंट कर रहे हैं, इन सब की निगरानी योजना आयोग रखता है। राज्यों को अनुदान और ऋण देती है, ठीक है। तो अब केंद्र सरकार क्या करती है, राज्यों को अनुदान, कभी डोनेशन, कभी गिफ्ट, कभी ऋण के तौर पे उनको देती है, हाँ भाई इतना पैसा ले लो, ठीक है, इतना, इस प्रकार से, मतलब केंद्र सरकार ताकतवर नजर आ रही है। आरोप, अब देखिए अब आरोप लगता है केंद्र सरकार पे, विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रति भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाती है, ठीक है। तो ये आरोप लगाया जाता है कि जैसे आज के तौर पे अगर मैं देखूं, जैसे भाई सेंटर में, केंद्र में जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है और कहीं स्टेट पे जैसे मान लीजिए आम आदमी पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, तो ऐसा आरोप लगता है कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार ना हो वहां पे क्या होता है, केंद्र सरकार भेदभावपूर्ण रवैया करती है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है, ठीक है। ऐसे मैं पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु ये एक एग्जाम्पल समझाया है कि जो केंद्र में जो सरकार होती है जिस भी पार्टी की, और जिन दूसरे राज्यों में उस पार्टी की सरकार ना हो उनके साथ थोड़ा सा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है, ये आरोप लगाया जाता है जनरली। चलिए, राज्य के राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकता है। देखिए अब अपन लोग जब बात करते हैं आपातकाल की और राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी, या जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन, कौन से अनुच्छेद के तहत लगेगा बेटा, अनुच्छेद 356 के तहत लगेगा, आर्टिकल 356 के तहत राज्य में आपातकाल लगाया जाता है। और राज्य में आपातकाल कब लगेगा, जब राज्य का जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, वो रिपोर्ट लिख करके भेज दे राष्ट्रपति जी के पास कि साहब यहाँ की जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं है, संविधान का सही से प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, ठीक है। और फिर केंद्र सरकार के कहने पर वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो अब इस राज्यपाल को किन्होंने नियुक्त करा है, राष्ट्रपति साहब ने नियुक्त करा है, और किसके कहने पर नियुक्त करा है, केंद्र सरकार के कहने पर नियुक्त करा है। मतलब
राज्यपाल कौन है? केंद्र सरकार का व्यक्ति है, ठीक है। राज्यपाल कौन है? केंद्र सरकार का व्यक्ति है। और राज्यपाल जी ने ये कह दिया कि भाई यहाँ की राज्य सरकार को भंग कर दिया जाए, मतलब राज्य सरकार को यहाँ पर हटा दिया जाए और फिर से चुनाव कराया जाए, तो जब तक 6 महीने के टाइम पीरियड में चुनाव नहीं हो जाते या जब तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा रहता है, तो उस राज्य की सारी पावर किसके पास आ जाएगी? संसद के पास आ जाएगी, मतलब केंद्र सरकार के पास आ जाएगी। सामान्य परिस्थिति में भी राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है कि वह विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सके। देखो, और कभी कभार सामान्य परिस्थिति, देखिए जनरली होता क्या है कि जैसे जहां जहां पर विधानसभा है, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर या जिसे हम राज्यपाल कहते हैं। विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में, सभी में नहीं है। तो डायरेक्ट क्या होता है, विधानसभा है, विधानसभा में बिल पास हुआ और डायरेक्ट राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल जी उस पर साइन कर देंगे तो वो राज्य में कानून बन जाएगा। पर कभी कभार क्या होता है, राज्यपाल जी कह देते भैया इस मुद्दे पे मैं राष्ट्रपति जी से चर्चा करूंगा, मैं राष्ट्रपति जी के पास भेज देता हूं, वही इस पर देखेंगे और वह साइन करेंगे, तभी हम इसको मानेंगे, नहीं तो तब तक मैं इसको नहीं मान सकता। तो किसी भी विधेयक को पारित करने से पहले वो राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के लिए रोक देता है। केंद्र सरकार किसी राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके और यदि चाहे तो ऐसे विधेयकों की परीक्षा कर उन पर निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग करके उसे पूरी तरह नकार दे। अब देखिए, राष्ट्रपति जी के पास गया, ठीक है, और राष्ट्रपति जी के पास जाने का मतलब है वो केंद्र सरकार के पास ही चला गया। अब केंद्र सरकार किसी भी राज्य के कानून निर्माण में देरी करवा सकती है इस प्रकार से, ठीक है, कि राज्यपाल जी ने भेज दिया राष्ट्रपति जी के पास, अब वो केंद्र सरकार देरी करवा देगी, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और फिर कभी लगा कि ये विधेयक पर पूरी जांच होनी चाहिए, अच्छे से जांच वाच करवा करके निषेधाधिकार का प्रयोग कर लेगी केंद्र सरकार, वीटो पावर का, साइन करने ही नहीं, मना कर दिया। निषेध का मतलब क्या है? मना करना। तो निषेध करने का अधिकार जो है उसका प्रयोग करके उसको पूरी तरीके से उस कानून को हटवा देगी। जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए, ठीक है, और कभी कभार केंद्र सरकार राज्य सूची वालों विषयों पर भी कानून बना सकती है, पर ऐसा करने के लिए पहले राज्यसभा की अनुमति लेना आवश्यक है। देखिए, अब राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व है? राज्यों का प्रतिनिधित्व। किसका प्रतिनिधित्व है? राज्यों का प्रतिनिधित्व है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्शन वाले सिस्टम में, ठीक है, इलेक्शन वाले चैप्टर में। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व, अगर कभी भी राज्य सूची वाले मुद्दों पर केंद्र सरकार को कानून बनाना हो तो राज्यसभा से परमिशन लेनी होगी। संविधान केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज्यादा होगी। केंद्रीय जो कार्यपालिका, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में कौन है भाई? राष्ट्रपति साहब हैं, प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, ये सब कुछ। और प्रादेशिक कार्यपालिका में कौन है? गवर्नर साहब, राज्यपाल साहब, मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल। तो केंद्रीय कार्यपालिका की शक्तियां प्रादेशिक कार्यपालिका से ज्यादा होगी, मतलब केंद्र की सरकार राज्य की सरकार से ज्यादा मजबूत होगी, ये बात संविधान कहता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, अनुच्छेद 257 1 के तहत। तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, परंतु फिर मैं एक ही बात कहता हूं कि संविधान में काफी कुछ जो है स्पष्ट प्रावधान है, बिल्कुल सीधे सीधे प्रावधान है कि इन पे केंद्र सरकार और इन पे राज्य सरकार। और दूसरी बात यह है कि भारत में किसी भी पार्टी की सरकारें बनी हो, सबने मिलजुल करके काम करा है, सहयोग से काम करा है, ठीक है। तो ऐसे हर मामले में भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश नहीं दे सकती, ठीक है, परंतु अनुच्छेद 257 1 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए है और इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं। अब अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, जिनमें अपनी IAS, IPS ये आ जाती हैं, ठीक है। अब अखिल भारतीय सेवाओं में क्या होता है? जैसे IAS है, अब आपके जिले में जो भी कलेक्टर है वो कौन है? एक IAS अधिकारी है, ठीक है। अब आप तो आर्ट्स वाले हैं, UPSC के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से वाकिफ है। तो कलेक्टर है वो कौन है? IAS है, ठीक है। आपका जो SP है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, वो IPS है, ठीक है। वो काम कहां कर रहा है? वो आपके राज्य में काम कर रहा है, ठीक है, राज्य में काम कर रहा है। मुख्यमंत्री भी अगर उस डिस्ट्रिक्ट में आएंगे तो कलेक्टर साहब भाग करके जाएंगे, SP साहब भाग करके जाएंगे, परंतु कभी भी राज्य सरकारें इनको हटा नहीं सकती, इनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर के अलावा राज्य सरकार इनके साथ कुछ नहीं कर सकती। जो कुछ भी करेगी वो कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। मतलब हम कह सकते हैं कि राज्यों को जो अधिकारी है वो भी केंद्र सरकार दे रही। वैसे देखिए, हर राज्य की अपना भी लोक सेवा आयोग होता है, वो परीक्षाएं कराता है और उससे भी जो अधिकारी है बनकर के आते हैं। परंतु जो अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज है, उसके तहत ये जो भी अधिकारी आएंगे वो केंद्र के अधीन है, ठीक है, राज्यों में काम करेंगे, राज्य सरकारों की बात मानेंगे, परंतु जो पेमेंट सब कुछ होगा वो केंद्र सरकार से होगा। केंद्र सरकार उनको हटा सकती है। राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, नहीं उन्हें सेवा से हटा सकता है। तो ना तो किसी प्रकार की आप कार्रवाई कर सकते हो और ना ही उन्हें सेवा से हटा सकते हो।
संविधान के दो अन्य अनुच्छेद 33 और 34 संघ सरकार जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन मार्शल लॉ लागू हो जाए। अब संविधान के जो अनुच्छेद 33 और 34 है, हमने पढ़ा था 12 से 35 तक क्या है बच्चों, मौलिक अधिकार है, ठीक है। और उसमें जो 33 और 34 है, जब मार्शल लॉ लग जाए, जब सैनिक शासन लग जाए, जब सेना का शासन हो जाए, कहीं मार्शल लॉ लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को कानूनन जायज करार दिया जा सकेगा। और जो अधिकारी होंगे वो सारे केंद्र सरकार के होंगे, तो कोई भी कार्य करा जाए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तो उसको कानूनन बोला जाएगा कि ये बिल्कुल सही है। यद्यपि संविधान विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग पहचान को मान्यता देता है, लेकिन फिर भी वह केंद्र को ज्यादा शक्ति देता है। तो भारत के संविधान ने सभी राज्यों को अपनी मान्यता दी है, उनको अपनी शक्तियां दी है, उनको अपनी संस्कृति, अपनी विविधताओं को बनाए रखने का अवसर दिया है और काफी हद तक उनको शक्तियां दी है, परंतु फिर भी केंद्र सरकार मजबूत है। एक बार जब राज्य की पहचान के सिद्धांत को मान्यता मिल जाती है, तब ये स्वाभाविक ही है कि पूरे देश के शासन में और अपने शासकीय क्षेत्र में राज्यों द्वारा ज्यादा शक्ति तथा भूमिका की मांग उठाई जाए। इसी कारण राज्य ज्यादा शक्ति की मांग करते हैं। और जब राज्यों को पहचान मिल जाती है, ठीक है, उनको आइडेंटिफिकेशन मिल चुका है, तो ये स्वाभाविक है, धीरे धीरे क्या होता है, हर राज्य ज्यादा शक्तियों की मांग करता है, ठीक है। हर राज्य कहता है कि नहीं, हमें और पावर केंद्र सरकार से मिलनी चाहिए, केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का थोड़ा सा दुरुपयोग करती है। ऐसी बात आपको बहुत सी बार सुनने को मिली होगी, ठीक है ना। और हर राज्य डिमांड करता है कि नहीं, हमारे पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, राज्यों के पास जो है ज्यादा शक्तियां होनी चाहिए। समय समय पर राज्यों ने ज्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग उठाई। तो ज्यादा शक्ति और स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी, थोड़ी सी फ्री, ठीक है, केंद्र सरकार का जो दबाव है उससे फ्री होने की मांग उठाई है। इससे केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष और विवादों का जन्म होता है। तो अब इससे क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष होता है, तनाव होता है, ठीक है। केंद्र सरकार कहते हैं कि यार ये तो ज्यादा पावर चाहते हैं, राज्य सरकार वाले कहते हैं नहीं, हमें तो पावर दे ही नहीं रखी, और पावर दीजिए, केंद्र सरकार अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है। ऐसी बातें, संघर्ष चलता रहता है। केंद्र और राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के आपसी कानूनी विवादों का समाधान न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका में भी कौन, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ही दो राज्यों के बीच के विवादों को, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच के विवादों को कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, जो न्यायपालिका है वो भारत के संविधान की संरक्षक है, वही भारत के संविधान के व्याख्याकार हैं। लेकिन स्वायत्तता की मांग एक राजनीतिक सवाल है जिसे आपसी बातचीत द्वारा ही हल किया जा सकता है। तो लेकिन जो स्वायत्तता की मांग है वो एक राजनीतिक सवाल है, तो आपसी बातचीत द्वारा, ठीक है, कि हाँ भाई केंद्र सरकार राज्य सरकार बैठ करके अपने हिसाब से बात कर ले, ठीक है, इतना भाई इतना पैसा आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, इस प्रकार से मदद कर दी जाएगी, ठीक है। मतलब ओवरऑल बात इतनी सी है कि देश का विकास होना चाहिए, देश के किसी भी कोने में रह रहे जो भी व्यक्ति, सबका विकास होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए राजनीतिक रूप से चाहे किसी भी पार्टी की सरकारें हो, केंद्र में राज्य में बैठ करके बात करें और देश के विकास के लिए सभी पार्टियों को, सभी सरकारों को काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ जो अपना आज का लेक्चर नंबर 4 है वो पूरा कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। और अब आपको आज कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने कितने टॉपिक्स है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक संडे वार्ता में हमने एक टॉपिक छोड़ा था कि संडे वार्ता का नाम क्या रखा जाए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।